हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज डिस्कस कर रहे हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले पार्टनरशिप के वीडियो का। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर इस वीडियो के एंड में पिछले वीडियो का लिंक पा सकते हैं। उस लिंक पर जाकर क्लिक करिए, पहले उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। So after discussing so many facts and so many things about the Indian Partnership Act, अब हम आते हैं पार्टनरशिप एक्ट के लास्ट पार्ट पे, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और क्या पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है और उसको डिसॉल्व करने का क्या प्रोसेस है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन 58, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन देने का क्या प्रोसेस है। तो फर्म को एक फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रार को देना होता है जिसमें कि पार्टनर्स के सारे डिटेल्स होंगे, फर्म का सारा डिटेल होगा, उनके नाम, एड्रेस, कौन कौन से पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बना रहे हैं, उनका पार्टनरशिप एक्ट, ये सारी चीज़ें, पार्टनरशिप अग्रीमेंट सॉरी, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो वही स्टेटमेंट क्या इंक्लूड करता है, फर्म का नाम क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा होगा, कहाँ पर फर्म अपना ऑफिस खोलेगा बिजनेस करने के पर्पज से, पार्टनर्स के नेम, उनका ज्वाइनिंग डेट, कब तक पार्टनरशिप फॉर्म वो चलाना चाहते हैं, उनके एड्रेसेस, एवरीथिंग, ऑल डिटेल्स। और ये जो स्टेटमेंट फाइल होगा या फॉर्म फिलअप करने की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर पार्टनर्स को सिग्नेचर करना है, सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होना चाहिए या फिर उनके बिहाफ में उनके ऑथराइज एजेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। अब फर्म का नाम क्या नहीं हो सकता है, कौन कौन से वर्ड्स को यूज नहीं करना है फर्म के नाम पे, नाम में, ये सारी चीजें पार्टनरशिप एक्ट बताता है। तो कौन कौन से वर्ड्स नहीं यूज किए जा सकते हैं, क्राउन, एम्परर, एम्परेस, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब तरह के जो वर्ड्स हैं वो सब इंडिया में पार्टनरशिप फर्म के नाम में यूज नहीं किए जा सकते हैं। और ऐसा भी कोई वर्ड नहीं यूज किया जा सकता है जिससे कि ये लगे कि वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कोई गवर्नमेंट एंटिटी या गवर्नमेंट उसको फंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट फाइल कर दिया गया सेक्शन 58 के अंदर, सारे डिटेल्स को मेंशन करते हुए, जैसा कि पार्टनरशिप एक्ट बता रहा है। उसके बाद आती है रजिस्ट्रार की ड्यूटी सेक्शन 59 में। रजिस्ट्रार जो है इस स्टेटमेंट जो फॉर्म ने फाइल किया है रजिस्ट्रार के सामने उसको देखेगा, सब कुछ अगर सही रहेगा तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करेगा। अब एप्लीकेशन भेजने से जो स्टेटमेंट भेजा गया 758 में, उससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद उसमें दिए गए अगर सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, सही है, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में वो सारे डिटेल्स को डालकर फॉर्म को रजिस्टर करता है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। अब यहाँ पर फाइन का भी प्रोविजन है, जो रिक्वायर्ड डेट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, उसके हिसाब से अगर रिक्वायर्ड डेट के विद इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो 100 रुपीज पर ईयर लगता है फॉर लेट रजिस्ट्रेशन। अब पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये नहीं कहता है कि फर्म को रजिस्टर करवाना 100% मैंडेटरी है या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन इंडिया में पार्टनरशिप फर्म्स बिजनेस नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कैसे बन रहा है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के थ्रू एग्जिस्टेंस में आ रहा है। लेकिन सेक्शन 69 ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को बताता है, ऐसे सारे रेस्ट्रिक्शंस को बताता है जो कि एक अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकता है। अगर फर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसके पास बहुत सारे लीगल राइट्स नहीं होंगे। क्या क्या नहीं होगा, एक जो नॉन रजिस्टर्ड फर्म है वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मतलब वो कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता है, लेकिन थर्ड पार्टीज उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी केस में वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट नहीं फाइल कर पाएगा। और पार्टनर्स का आपस में भी कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द फर्म, पार्टनरशिप फर्म, या फिर अकाउंट्स के सेटलमेंट को लेकर, तब भी वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे उसका सोल्यूशन लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिसेबिलिटी है अगर फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता है। फर्म बिजनेस तो कर पाएगा लेकिन जहां बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा थर्ड पार्टी की वजह से, किसी बाहर वाले की वजह से या अंदर के पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम, उस सिचुएशन में फर्म के पास कोई भी लीगल रिकॉर्स नहीं होगा, उस प्रॉब्लम का लीगल सॉल्यूशन फर्म नहीं कर पाएगा। अब इस डिसेबिलिटीज के ये सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है एक अनरजिस्टर्ड फर्म पे, उसके भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस है, थर्ड पार्टी फर्म को सू कर सकता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। राइट्स ऑफ पार्टनर टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म और फॉर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म। फर्म अगर डिसॉल्व हो गया है
तब पार्टनर्स सू कर सकते हैं फर्म से प्रॉपर्टी अपना लेने के लिए या अकाउंट सेटलमेंट करवाने के लिए, या फिर फर्म को डिसॉल्व करवाने के लिए सू कर सकते हैं पार्टनर्स। लेकिन बीच में कोई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए वो सू नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ कोर्ट जो होता है टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर कोर्ट से डिसोल्यूशन हो रहा है, जो अभी हम आगे देखेंगे डिसोल्यूशन के प्रोसेस में, तो वहां पर जो ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर कोर्ट अपॉइंट करता है वो पार्टनर्स को सू कर सकता है। ठीक है। द राइट टू सू और क्लेम अ सेट ऑफ इन द वैल्यू ऑफ सूट डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज इन वैल्यू। सिर्फ 100 रुपीज तक के वैल्यू का सेट किसी भी तरह का क्लेम अगर होगा पार्टनर्स का या पार्टनरशिप फर्म का अगेंस्ट समबडी, वही एक अनरजिस्टर्ड फर्म सूट फाइल कर सकता है। 100 रुपीज से ज्यादा का वैल्यू है किसी भी डिस्प्यूट में, तो वहां पर जो अनरजिस्टर्ड फॉर्म है वो केस फाइल नहीं कर सकता है। तो अभी की दुनिया में आप समझ सकते हो कि 100 रुपीज का तो कोई डिस्प्यूट होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो कोई उसको के कोर्ट लेकर नहीं जाएगा। तो वैसे भी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो काफी पुराना है, तो इस प्रोविजन का कोई मतलब बचा है नहीं ज्यादा। द राइट टू सूट एंड प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और heirs ऑफ द डिसीज पार्टनर ऑफ अ फर्म। अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वैसे पार्टनर्स जो मर चुके हैं उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने जो उनका डिसीज पार्टनर थे उनके बिहाफ पे राइट टू सू है उनके पास, और उनका अकाउंट सेटल अगर नहीं हुआ है तो वो बाकी पार्टनर्स को सू कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल पार्टनर था वो तो मर चुका है। अब उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके जो सक्सेसर्स हैं, वो लोग फर्म को या पार्टनर्स को सू करके जो डिसीज पार्टनर है, मरा हुआ पार्टनर, उसका जो हिस्सा बनता था उसको ले सकते हैं। अभी जो हमने डिसीज पार्टनर की बात की वो एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। इसके बाद से सेक्शन 69 सबसेक्शन 2 कहता है कि अ रजिस्टर्ड फर्म, ठीक है, वो रजिस्टर्ड फर्म है, कैन कंटिन्यू लीगल एक्शन इवन आफ्टर पार्टनर चेंजेस। पार्टनर्स कैसे कैसे चेंज होते हैं ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो उन सारे सिचुएशंस में भी अगर फर्म रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार के पास में उसको रजिस्टर करवाया गया है सारे प्रोसेस को फॉलो करके, तो वो अपने, उसने कोई सूट फाइल किया था, फर्म ने किसी को सू किया था कोर्ट में, और उस टाइम पर फिर फर्म का कोई पार्टनर बदल जाता, कोई छोड़कर चला जाता है, कोई नया आ जाता है, तो वैसे सिचुएशन में भी जो सूट है वो मेंटेनेबल रहेगा, वहां पर फिर से एक नया केस फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये राइट कब अवेलेबल है, ये सिर्फ पहले तो रजिस्टर्ड फर्म होगा उसके पास ही ये राइट अवेलेबल है, और दूसरा जो केस किया गया है वो फर्म के बिहाफ में केस किया गया है। अब अगर रजिस्टर्ड फर्म है और वहां पर एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, तो जो चेंजेस आ रहे हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट में उसके बारे में रजिस्ट्रार को नोटिस देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस पार्टनरशिप अग्रीमेंट को रजिस्टर करवाया गया था वो तो अब वैलिड नहीं है। नया पार्टनर आने से नया अग्रीमेंट बन जाएगा, चाहे उसके क्लॉजेस सेम रहे, लेकिन अग्रीमेंट तो नया बन रहा है, इनोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी जानकारी देना रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को जरूरी है, मैंडेटरी है। अब आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे, फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। तो ये शुरू होता है सेक्शन 39 से। तो सेक्शन 39 कहता है टर्मिनेशन ऑफ द लीगल रिलेशनशिप ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसको हम कह रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब पार्टनर्स अब और पार्टनरशिप के में रहकर, पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में रहकर बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, उसी को हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह रहे हैं। जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट से पार्टनरशिप बनाया गया था और वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था, उसको अब पार्टनर्स फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, और फुल स्टॉप जब लगा देते हैं तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, एक पार्टनर चेंज हो रहा है, एक पार्टनर के साथ बाकी पार्टनर्स का रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप खत्म हो रहा है या चेंज हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा फर्म का जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो कैरी ऑन हो रहा है। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मतलब पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप बनाया गया था उस पर फुल स्टॉप लग गया, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कोई, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है, नए पार्टनर का आना, पुराने किसी पार्टनर का जाना, उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहे हैं। तो अभी जो हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप देखा, वो उसके लाइट में उसके डिफरेंसेस को समझना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग से सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना बचे। बिजनेस की अगर बात करें, हम बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है या नहीं, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से क्या होता है? बिजनेस कंप्लीटली खत्म, सब कुछ फुल स्टॉप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से क्या होता है? बिजनेस चलता रहता है, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वो नया बन जाएगा। वाइंडिंग अप की अगर हम बात करें,
तो डिसोल्यूशन से ऑब्वियसली वाइंडिंग अप होता है, जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं पार्टनरशिप के, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के और क्रेडिटर्स के बीच में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्स ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। जो जा रहा है उसका अकाउंट क्लियर कर देना, बाकी लोगों का जैसा है वैसा ही रहेगा, या जो नया आ रहा है उसके साथ में कैसा फाइनेंशियल रिलेशनशिप होगा, वो फिर से पार्टनरशिप अग्रीमेंट डिटरमाइन करता है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट की अगर बात करें तो फर्म में भी डिसॉल्व, एक डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से भी हो सकता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, और जरूरी नहीं है कि वहां पे पूरे बिजनेस पे फुल स्टॉप लग जाए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विदाउट कोर्ट भी हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी विदाउट कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के हो सकता है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर का ये मतलब नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी पूरा का पूरा फर्म बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है, कंप्लीट फुल स्टॉप टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो साथ में, जनरली बिजनेस कंटिन्यू होता रहता है। अब जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा, सारा सेटलमेंट हो जाएगा असेट्स एंड लाइबिलिटीज का। लेकिन यहाँ पर कोई फाइनल क्लोजर नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सिर्फ नए पर्सन को ऐड किया जाएगा, अगर नया कोई आ रहा है या पुराना कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके अकाउंट्स को सेटल करना है। अब आते हैं पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का क्या क्या तरीका है। तो 40 सेक्शन 40 से 44 इसकी बात करता है, डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट ऑर्डर और वॉलेंटरी डिसोल्यूशन। अभी जब जहां तक कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट हो सकता है। सेक्शन 40 में सारे पार्टनर्स ने कंसेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अब हम इस पार्टनरशिप अग्रीमेंट को, इस पूरे पार्टनरशिप रिलेशनशिप को खत्म करके बिजनेस बंद करना चाहते हैं, वैसे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय सेक्शन 41, दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या पार्टनरशिप इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, तो इन सारे सिचुएशन में क्या होगा, कंपल्सरीली पार्टनरशिप के बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा या करवा दिया जाएगा। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल, अ फर्म इज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग अ पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, एक तरह के केमिकल का बिजनेस करता था, और एक नया लॉ इंट्रोड्यूस होता है जिसमें कहा जाता है कि ये केमिकल जो है अब वो उसको कोई बेच नहीं सकता, इट इज इलीगल, इस केमिकल का बिजनेस करना इज इलीगल। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, फर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑन कॉन्टेजेंसीज सेक्शन 42। तो कॉन्टेजेंसीज क्या है, जो हमने कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखा है, उसी कॉन्टेजेंसीज की हम लोग बात करते हैं। कोई सी सिचुएशन ऐसा स्पेसिफिक इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कैसे कैसे सिचुएशंस हो सकते हैं, वेयर द फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप बनाया गया था, वो फिक्स टर्म अब एक्सपायर हो गया है, तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। वेल फर्म इज constituted to carry out one or more adventure or undertaking, किसी एक फिक्स्ड काम या दो तीन कामों को करने के लिए बनाया गया था पार्टनरशिप, और वो काम अब कंप्लीट हो गया। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। पार्टनर की डेथ हो गई, दो ही पार्टनर्स थे, एक की डेथ हो गई, तो उस सिचुएशन में भी डिसॉल्व हो जाएगा बाय एजुडिकेशन ऑफ पार्टनर्स इन इंसॉल्वेंट। सेम सिचुएशन, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अब डिसोल्यूशन बाय नोटिस भी हो सकता है, पार्टनरशिप एट विल है मतलब जब तक पार्टनर्स चाहे पार्टनरशिप रिलेशन को चला सकते हैं, फॉर्म को चला सकते हैं, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन उनके पार्टनरशिप अग्रीमेंट पे नहीं है। तो वैसे पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल कहते हैं, और वैसे पार्टनरशिप को अगर डिसॉल्व करना हो तब किसकी जरूरत पड़ती है, अगर एक कोई पार्टनर चाहता है कि अब इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, तो वो बाकी पार्टनर्स को रिटन नोटिस देगा कि अब हमें फॉर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म में नेक्स्ट जो है वो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब अभी तक हमने जो भी सिचुएशंस देखे हैं उसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं था, पार्टनर्स खुद से मिलकर या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं जहां पर अब बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन ना हो। लेकिन कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कब आता है, तो ग्राउंड्स फॉर कोर्ट डिसोल्यूशन, कब कोर्ट डिसॉल्व करता है पार्टनरशिप फॉर्म को, इंसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, persistent breach of agreement, transfer of interest, continuous losses, just and equitable grounds।
पार्टनरशिप बिजनेस कुछ इस तरीके से चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कुछ इस तरीके से चल रहा है कि या तो वहां पर जो अग्रीमेंट है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उसको फॉलो किया नहीं जाता है। पार्टनर्स जो है वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो गया है, या वो गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, एथिकल वे नहीं है उनका बिजनेस करने का, फ्रॉड करने के लिए पार्टनरशिप बनाया गया है पार्टनरशिप फर्म, हमेशा लॉसेस इनकर कर रहा है, कभी भी प्रॉफिट नहीं हो रहा उसमें, या फिर और भी कोई ग्राउंड हो जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही बेटर है, इसको आगे अलाउ कर बिजनेस करने के लिए अलाउ करने से बेटर है कि इसको क्लोज डाउन करवा लिया जाए। वैसे सिचुएशन में कोर्ट बाय ऑर्डर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पार्टनर्स अगर अनसाउंड माइंड के हो चुके हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो चुका है, परमानेंट इनकैपेसिटी, पार्टनर्स लेट्स से दो पार्टनर है और उसमें से एक जो है वो कंप्लीटली इमोबाइल हो चुका है, उसको पैरालिटिक अटैक या स्ट्रोक की वजह से नाउ ही कैन नॉट परफॉर्म हिज फंक्शंस, या मेंटल प्रॉब्लम की वजह से नाउ ही कैन नॉट परफॉर्म हिज डेली बिजनेस फंक्शंस प्रॉपरली। तो ये सारे सिचुएशंस मैंने आपको अलग अलग समझा दिए, ये सब ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे कोर्ट डिसीजन देता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, सो दिस होल टेबल इज फॉर योर रिविजन पर्पस, ये फुल फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या क्या है सिचुएशन, फॉर्म को डिसॉल्व करने का म्यूचुअल अग्रीमेंट से कंपलसरी डिसोल्यूशन, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट जिसको हमने कंटिजेंसीज पढ़ा, और बाय नोटिस पार्टनरशिप एट विल की केस में। कोर्ट ऑर्डर से इंसैनिटी हो, मिसकंडक्ट हो, परमानेंट इनकैपेसिटी हो, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट हो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो विदाउट कंसेंट ऑफ पार्टनर्स, कंटिन्यूअस लॉस, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। ओके, सो दिस इज टू हेल्प यू फॉर रिविजन, क्योंकि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है ये आपको क्वेश्चंस में जनरली पूछा जाता है, विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी और विद बाय कोर्ट ऑर्डर भी, ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्जाम में। रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। अब हमने अभी देखा किस किस तरीके से डिसोल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है, डिसोल्यूशन का डिसीजन हो गया, उसके बाद व्हाट हैपेंस, तो उसके बाद लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होने के बाद पार्टनर्स ने कोई एक्टिविटी की, कोई एक्ट किया, तो उसकी लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी। प्रोटेक्ट्स थर्ड पार्टीज अनअवेयर ऑफ डिसोल्यूशन फ्रॉम पार्टनर्स लाइबिलिटीज, पार्टनर्स ने कोई भी एक्शन लिया, कोई डिसीजन लिया और थर्ड पार्टी को पता ना हो कि ये फॉर्म डिसॉल्व हो चुका है, जिसका ये पार्टनर अपने आप को जिस पार्टनरशिप का ये अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है पार्टनर, वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुका है, ऐसा अगर थर्ड पार्टी को ना पता हो तो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी नहीं होगी। सो लेट्स सी दिस एग्जांपल, एक्स एंड वाई पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे बहुत सालों तक, और दिसंबर 1 को उन्होंने एक डीड बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जहां पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस डेट से पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन्होंने डिसोल्यूशन का कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, कहीं पर भी न्यूज़पेपर में कहीं भी इस जगह तरह से पब्लिश नहीं किया कि लोगों को पता चल सके कि फर्म जो है वो अब बिजनेस नहीं कर रहा है, डिसॉल्व हो चुका है। अब 20 दिसंबर को एक्स जो है, जो एक पार्टनर था, वो फर्म के नाम पर, जो डिसॉल्व हो चुका है उस फर्म के नाम पर कुछ पैसे बोरो करता है आर से, और आर को पता नहीं था कि फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है, तो उस केस में वाई जो है वो भी लायबल होगा फॉर द टोटल अमाउंट, क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया था। तो जैसे पार्टनरशिप फर्म लायबल होता है पार्टनर के एक्ट के लिए, तो इस सिचुएशन में जब थर्ड पार्टी को पता नहीं था अबाउट द डिसोल्यूशन, तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म लायबल होगा फॉर द एक्ट ऑफ वन पार्टनर। अब बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा डिसोल्यूशन का जो भी डिसीजन है वो लेने के बाद, तो ईच पार्टनर और रिप्रेजेंटेटिव इंटाइटल टू हैव फर्म असेट यूज्ड टू पे डेट्स एंड सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू राइट्स। अब जो भी डेट्स है और सरप्लस है वो वाइंडिंग अप प्रोसेस में पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस पार्टनर को जितना मिलना चाहिए, जिस क्रेडिटर को जितना पे करना है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप, अब जब वाइंडिंग अप प्रोसेस चल रहा है उस समय पार्टनर्स के पास अथॉरिटी होता है कि वो अपने डिसीजन से फर्म को बाउंड कर सके, किस लिए, लेकिन सिर्फ ये वाइंडिंग अप प्रोसेस को या सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, और किसी प्रोसेस में नहीं। फर्म नॉट बाउंड बाय एक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर एडजुडिकेशन, इंसॉल्वेंट पार्टनर को जब बैंकरप्ट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद वो कोई भी डिसीजन लेता है अगर, तो वो फर्म को बाइंड नहीं करेगा, वो कोई भी एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो फर्म विल बी नॉट बाउंड इन इट। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, सो लॉसेस को पहले पे किया जाएगा, देन आउट ऑफ कैपिटल, एंड फाइनली बाय पार्टनर्स इंडिविजुअली। अगर लॉस हुआ है, घाटे में चल रहा था
पार्टनरशिप तो पहले जो प्रॉफिट्स था उससे पे किया जाएगा, उसके बाद जो कैपिटल था पार्टनरशिप का उससे पे किया जाएगा, और उससे भी कंप्लीट ना हो तब पार्टनर्स इंडिविजुअली लायबल होंगे उस लॉसेस की भरपाई करने को। असेट्स अप्लाइड इन पेइंग डेट्स, उसके बाद एसेट्स को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, डेट्स पे करने के लिए सबसे पहले, फिर पार्टनर्स को जैसे जैसे उन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था उसके हिसाब से, और जो कुछ अगर बचता है तो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था पार्टनर्स के हिसाब से, पार्टनर्स के बीच में उस हिसाब से। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर। पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड सेपरेट डेट्स। फर्म्स प्रॉपर्टी यूज टू पे फर्म्स डेट फर्स्ट। फर्म का जो प्रॉपर्टी था, हमने देखा है कि फर्म की प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट होती है और उसको कैसे यूज करना है। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे, डिसोल्यूशन का जब डिसीजन लिया जा चुका है, वाइंडिंग अप के टाइम पे फर्म की प्रॉपर्टी को सबसे पहले फर्म के डेट्स को पे करने के लिए यूज करना है, और उसके बाद पार्टनर्स ने जो इंडिविजुअल डेट्स लिया था ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म उसके लिए, और उसके बाद उसमें से जो बच जाएगा अगर कुछ एसेट्स या पैसा प्रॉपर्टी, तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स सेपरेट प्रॉपर्टी यूज टू पे देयर सेपरेट डेट्स फर्स्ट, और पार्टनर्स की जो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है उससे उनका पहले सेपरेट डेट्स पे होगा, और उसके बाद जो बचेगा उससे फर्म का डेट पे होगा। तो यहाँ पर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन का आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। सेक्शन 40 बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, सेक्शन 41 बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या आता है, बाय जहाँ पे पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट हो गए हों या पार्टनरशिप अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा हो। बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, सेक्शन 42 फिक्स पीरियड खत्म हो गया, फिक्स टर्म खत्म हो गया, जिस काम के लिए पार्टनरशिप बनाया गया था वो खत्म हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई है या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। देन नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप एट विल। नोटिस वंस गिवन कैन नॉट बी विदड्रॉन विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो बाय नोटिस देके डिसोल्यूशन कब होता है, जब पार्टनरशिप एट विल हो। उस सिचुएशन में अगर एक बार नोटिस दे दिया गया पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का सारे पार्टनर्स को, तो विदाउट सारे ऑल पार्टनर्स कंसेंट उस नोटिस को वापस नहीं लिया जा सकता है। कोर्ट किस किस सिचुएशन में ऑर्डर देता है पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का, पार्टनर्स अगर अनसाउंड माइंड हो, इनकैपेसिटी हो, मिसकंडक्ट कर रहा हो पार्टनर, जानबूझकर वो लोग अग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट को, किसी एक पार्टनर ने अपना होल इंटरेस्ट या शेयर ट्रांसफर कर दिया है किसी दूसरे पर्सन को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लॉसेस इनकर कर रहा है, या और कोई भी कॉज जो कि कोर्ट को लगे कि यही करना ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप एक्ट। और मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन को बार बार मैंने इसीलिए रिपीट किया क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्पस। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, किसी भी सिलेबस का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, ये जो पार्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एग्जाम। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।